हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याओं का एक टॉपिक है बच्चों, संख्याओं के अपरिमेयता के प्रमाण कि जो हमारे पास संख्याएं हैं उनको हम अपरिमेय सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो बच्चों अपरिमेय सिद्ध करना एक विधि है हमारे पास, विरोधाभास विधि, उसके द्वारा हमको इनको सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। हमने एक पढ़ा है बच्चों कि वास्तविक संख्याएं दो टाइप से होती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्या के बारे में तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्या के बारे में। यदि ये संख्या परिमेय है तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी जैसे √2, √3, √5, 7, √5 एक्सेट्रा आदि आदि। मतलब अंडर में जो संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम है बच्चों, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट लिख रखा है मैंने कि क्या है कि मान लेते हैं कि p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? कि जो एक और खुद से विभाजित होती है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है और a है वह एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं तो यदि p जो अभाज्य संख्या है यदि वो a² को विभाजित करता है, यानी मैं बोलूं यदि वह a² का गुणनखंड है, p यदि a² का गुणनखंड है तो ये जो p है ना ये a का भी गुणनखंड होगा। मतलब यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो ये हमारे पास एक प्रमेय है। तो हम इसको किससे समझते हैं बच्चों? हम इसको क्वेश्चन है हमारे पास कि उन संख्याओं को हमें परिमेय सिद्ध करना है। तो परिमेय सिद्ध करने के लिए हमें विरोधाभास विधि देखनी है बच्चों। ठीक है, तो इसका भी एक प्रूफ दे रखा है बच्चों कि जो हमारे पास पूर्णांक होता है बच्चों, जो हमारे पास पूर्णांक होता है, जब हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड, मान लो कोई भी संख्या है उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो क्या करूंगा मैं कि मैं मान लेता हूं, माना a के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? p1, p2, p3 डैश डैश pn है। ये मैंने मान लिया कि भाई जो a मेरी धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसके गुणनखंड क्या है? p1, p2, p3 हैं। यदि a के ये हैं तथा अब मैं a का स्क्वायर कर लेता हूं तथा a का वर्ग करने पर, a का वर्ग करने पर, a का वर्ग किया तो मैंने a² कर दिया और इसका भी वर्ग हो जाएगा बच्चों, p2, p3 डैश 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 pn, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि यदि a को p विभाजित कर रहा है, मतलब p जो हमारा अभाज्य संख्या है वो इन्हीं गुणनखंडों में से कोई एक है, तो वो a² को भी क्या करेगा बच्चों? a² को भी विभाजित करेगा, मतलब a² का भी वह गुणनखंड होगा। तो देखो बच्चों, हमारे पास, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो √2 है उसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है बच्चों। ठीक है, हमारे पास बच्चों एग्जाम्पल है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि √2 है ना जो, वो हमारी अपरिमेय संख्या है। हम वैसे तो जानते हैं कि जो अंडर के अंदर, अंडर में जो संख्या होती है वह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों, विरोधाभास विधि जो होती है हमारे पास, विरोधाभास, इस विधि के बारे में मैं बता देता हूँ। विरोधाभास विधि, ये मेथड, ठीक है। विरोधाभास क्या है कि किसी भी स्टेटमेंट का जो हमें बताया हुआ है, जो भी हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें उसका विरोध करके उसे सिद्ध करना है। कि मान ले जैसे हमको ये दे रखा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ बच्चों तो मैं क्या करूँगा, इसका विरोध कर लूँगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है,
बच्चों क्या है, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसका विरोध किया है, जो क्वेश्चन में दे रखा था अपरिमेय, मैंने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अब देखो बच्चों, यदि मैंने ये माना है कि ये परिमेय संख्या है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, यदि ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, p बटा q के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्या है। तो ऐसा होना चाहिए जहां q की जो वैल्यू है बच्चों वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यदि 0 के बराबर हो गई तो ये क्या हो जाएगी, ये अनडिफाइंड हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये यहाँ तक हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसका वज्र गुणा कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, अंडर रूट 2 q इक्वल टू p, ये कर सकता हूँ क्योंकि ये तो मैथ है हमारी। अगर हमको बटा में चीज़ दे रखी है तो मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखो बच्चों, यहां पर है ना, यहां पर p और जो q हैं वह सह अभाज्य हैं, वह सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है, कि जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अतः मैं ये लिख सकता हूं कि अतः p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो भाई यदि ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों हमारी सहभाज्य संख्या हो जाएंगे और इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यदि इन दोनों का कोई भी गुणनखंड नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ भाग कर रही है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। यदि इनका है तो यह यदि नहीं है तो परिमेय संख्या, यदि है तो अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ आ गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैं दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ। यदि मैं इनका वर्क करता हूँ, अंडर रूट 2 q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा और q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया। अब देखो बच्चों, अब ये जो q है ना, ये q 2 से विभाजित है, मतलब 2 से विभाजित है, यानी 2 का यदि मैं इसमें भाग दे दूं तो 2 से 2 पूरी तरह से कट जाएगा। यदि यह 2 से विभाजित है तो p स्क्वायर भी 2 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं इसको, यहां पर 2q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो यदि ऐसा है, यदि 2q स्क्वायर है तो p स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो जाएगा, p स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। भाई p स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो बच्चों, यहां पर q स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है तो p स्क्वायर भी मेरा किससे विभाजित हो जाएगा बच्चों, 2 से विभाजित हो जाएगा प्रमेय से। इस प्रमेय से यदि स्क्वायर विभाजित है तो सिंगल a भी विभाजित हो जाएगा। यहां पर यदि स्क्वायर विभाजित है तो p स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। यदि p स्क्वायर भी 2 से विभाजित है तो मैं कह सकता हूं तो p भी 2 से विभाजित होगा, या मैं कह सकता हूं कि p का भी 2 गुणनखंड होगा, विभाजित होगा। यदि ऐसा है, यदि बच्चों ऐसा है तो मैं, यदि p भी 2 से विभाजित है तो मैं p को ऐसे लिख सकता हूं, अतः यदि p इससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं बच्चों, 2r, जहां r एक पूर्णांक है,
पूर्णांक है। तो r भी पूर्णांक हो गया बच्चों। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया, तो p बराबर 2r स्क्वायर। अब दोनों तरफ, अब मैं वही दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 आ गई भाई। यहाँ पर p स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई, 4r स्क्वायर, और यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2q स्क्वायर। तो समीकरण 1 व समीकरण को 2 को बराबर कर देता हूँ बच्चों। समीकरण 1 व 2 को, या 2 से, तो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2q स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4r स्क्वायर। अब देखो, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2r स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक निकल के आ गई। अब यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि यदि r स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। तो देखो यहाँ पर यदि 2r स्क्वायर 2 से भाजित है तो q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। भाई 2 से विभाजित हो जाएगा q स्क्वायर भी, क्योंकि आपस में बराबर हैं दोनों चीजें। अब देखो प्रमेय से यदि q स्क्वायर 2 से भाजित है तो q भी 2 से भाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखो बच्चों, इस स्टेटमेंट से मेरे को पता चल रहा है कि प्रमेय से यदि q स्क्वायर 2 से विभाजित है यहाँ पर, तो q भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और इस स्टेटमेंट से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी किससे विभाजित हो जाएगा बच्चों, p भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखो p और q मेरे पास क्या है बच्चों, p और q सह अभाज्य गुणनखंड है, सह अभाज्य संख्याएं हैं या सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होते हैं बच्चों, जो या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो गुणनखंड यदि नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन मैंने सिद्ध कर दिया है कि p का भी 2 से भाजित है, मतलब p का भी 2 गुणनखंड है और q का भी 2 गुणनखंड है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः p बटा q बराबर √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यदि परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः मैं कह सकता हूँ, या अतः इसको यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों में, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चन √2, √3, √5, √7, √ में जितनी भी हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वे सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। और क्वेश्चन में बच्चों डायरेक्ट सीधा ये आता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इस तरह से हमें सिद्ध करना होता है। तो ये तो √2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक अगली अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3, और √3 को देखते हैं कि वह किस तरह से अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये नुकनी 4 नंबर में आता है, सीधा का सीधा, ऐसे कि ऐसे ही एज इट इज 4 नंबर में आता है। तो आप देख लो कि √2 को मैंने अपरिमेय संख्या किस तरह से सिद्ध किया है। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, उससे और थोड़ा सा इजी समझ आ जाएगा आपके। तो देखो अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास कि एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों
कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो सिद्ध करना है तो देखो वो सबसे पहले क्या है, यदि यह एक अपरिमेय संख्या है तो विरोधाभास विधि से मैं इसका विरोध करता हूं और मैं मान लेता हूं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया भाई ये परिमेय संख्या है। आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना, एज इट इज आता है, परिमेय संख्या है। अब देखो मैंने यदि इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो आपके दिमाग में सीधा सीधा ये आना चाहिए कि यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या इस तरह से हो जाएगी P/Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा P व Q एक सह अभाज्य पूर्णांक हैं। मतलब सह अभाज्य पूर्णांक है, ऐसे पूर्णांक है जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सहअभाज्य संख्या है तो वही होती है जिनका कोई गुणनखंड नहीं है। तो अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या कर, √3 Q = P, ये आ गया। दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखो वर्ग हो गया √3 Q का स्क्वायर = P का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो 3 Q² = P², मेरा आ गया ये समीकरण नंबर 1। अब देखो बच्चों यहां पर जो 3Q² है वो किससे विभाजित है, पूरा 2 से नहीं है, 3 से पूरा विभाजित है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि यहां 3Q² 3 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, विभाजित है। अब देखो यदि 3Q² विभाजित है तो P² भी विभाजित होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, बराबर हैं। अतः है तो P² भी 3 से विभाजित है। ये भी विभाजित हो जाएगा। अब प्रमेय से यदि P² 3 से भाजित है, यदि P² 3 से भाजित है तो P भी 3 से भाजित होगा। मतलब P का जो गुणनखंड है वो क्या होगा, 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यदि P 3 से भाजित है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, तो P को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अतः P = 3R, जहां R कोई पूर्णांक है जो 3 से भाजित है तो P भी 3 से भाजित है। जहां R एक पूर्णांक है, कोई अंक है जो 3 से विभाजित है। अब मैं देखो बच्चों वही, अब ये मैंने क्या सिद्ध किया है कि बच्चों जो मेरा 3Q² है वो 3 से भाजित है तो P² भी 3 से भाजित हो जाएगा। तो जब P 3 से भाजित है तो मैंने इसको किसके बराबर लिख दिया, 3R के, क्योंकि R एक पूर्णांक है जो 3 से भाजित है। तो ये 3 से भाजित है तो ये भी 3 से भाजित है, या ये 3 से भाजित है तो ये भी 3 से भाजित है। ठीक है, एक अन्य पूर्णांक ले लिया जो इस तरह से है। दोनों तरफ वर्ग करने पर
अब भाई दोनों तरफ वर्क किया, 3p² इक्वल टू 3 का वर्क करेंगे, सॉरी p² और 3 का वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 9, और r का स्क्वायर करेंगे तो r²। ये मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब मेरे पास यहाँ पर p² का वैल्यू है समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में भी p² का वैल्यू है, तो मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर 2, दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा 3q² इक्वल टू 9r², क्योंकि यहाँ पर मैंने ओनली p² का गुणनखंड निकाला है, p का गुणनखंड निकाला है। अब मुझे q का भी गुणनखंड निकालना है। यदि p और q का एक कॉमन गुणनखंड आ गया तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, मतलब परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो देखो यहाँ पर 3 से 9 को काट दिया मैंने 3 बार, तो q² बराबर क्या आ गया 3r²। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारी थ्योरम काम आएगी, ये प्रमेय काम आएगी, ये वाली। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 3r² है ये किससे भाजित है बच्चों, 3 से भाजित है। 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि देखो 3r² में यदि मैं 3 का भाग दूँ तो पूरा पूरा चला जाएगा, r² एक पूर्णांक बच जाएगा। तो इसी तरह से अतः या यहाँ पर 3r² 3 से भाजित है, 3 से भाजित है। तो यदि ये भाजित है तो q² भी भाजित हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। तो q² भी 3 से भाजित होगी, 3 से भाजित होगी। अब यदि ऐसा है कि q² 3 से भाजित है तो प्रमेय से, तो उपरोक्त प्रमेय है जो हमारी ऊपर मैंने जो लिख रखी है, इस प्रमेय से यदि a² p से भाजित है तो a p से भाजित हो जाएगा। यानी q² यदि 3 से भाजित है तो मैं कह सकता हूं कि q भी 3 से भाजित होगा, 3 से भाजित होगा। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है हमारी यहाँ पर। यहां मैंने लिखा था कि p भी 3 से भाजित है, मतलब p का गुणनखंड है जो क्या है 3, मतलब जो 3 से भाजित है। तो देखो p का गुणनखंड क्या है बच्चों, यहां से इस स्टेटमेंट से p का गुणनखंड है 3। अब हमारे पास जो परिमेय संख्या थी वो क्या थी p/q, और p/q क्या है बच्चों सह अभाज्य गुणनखंड, मतलब इन दोनों का कॉमन उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जो दोनों एक साथ भाग जा रही हों। अब देखो p का गुणनखंड क्या है 3, जिससे वो भाजित हो रही है। अब इस स्टेटमेंट से देखो बच्चों p का तो हो गया 3, अब q का क्या है 3, q का भी 3 है, दोनों समान है, मतलब कॉमन उभयनिष्ठ आ गया। तो उभयनिष्ठ सॉरी कॉमन उभयनिष्ठ नहीं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था बच्चों कि p/q है, जहां पर ये दोनों पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन मैंने सिद्ध कर दिया कि p का भी 3 से भाजित है और q भी 3 से भाजित है, तो इसलिए यह संख्या कैसी है, यह संख्या परिमेय नहीं है। कैसी नहीं है बच्चों, परिमेय नहीं है। तो जो मेरा स्टेटमेंट था ये वाला, तो ये गलत हो गया। यदि ये परिमेय नहीं है तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही तो हम बता रहे थे विरोधाभास विधि में, जो हमको दी हुई होती है ना, जो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ होता है वह उसका उल्टा लेते हैं, हम उसका विरोध करते हैं और उसको लेके पूरा प्रूफ करते हैं। यदि वह स्टेटमेंट जो मैंने माना था यदि वह सही सिद्ध होता है तो मेरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अगर वो गलत सिद्ध होता है तो मेरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अब मैंने सिद्ध कर दिया कि जो p और q जो दो सह अभाज्य गुणनखंड हैं उनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। वो कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो बच्चों ये जो चीज़ है ना, ये स्टेप बाय स्टेप यदि आपने एग्जाम में ऐसे लिख दिया ना, ये इस तरह से,
इस तरह से ऐसे लिख दिया तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर चाहे कोई सी भी परिमेय संख्या हो, मेथड सबका सेम हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज़ें हैं जो हम संख्याओं के अपरिमेयता के प्रमाण इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।